गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक फोर्थ चैप्टर कैपेसिटर देखने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट का ये लास्ट चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग कैपेसिटर मीन्स कंडेंसर के बारे में सीखेंगे। कंडेंसर तुम्हारे फैन में, तुम्हारे मोटर में, तुम्हारे मशीन में तुम देखते हो कि वो कैपेसिटर या कंडेंसर तुम्हारा वो लगा हुआ होता है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर तुम्हारे पास है तो तुम वहाँ भी कैपेसिटर लगा हुआ देखते हो। जैसे कि एक हम यहाँ पर एक छोटा सा एक किट हमारे पास है और यहाँ पर भी कैपेसिटर लगा हुआ है। ये देख सकते हो 1, 2, 3 एक कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये तुम्हारा डायोड है, ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के बारे में तो हम लोग बाद में सीखेंगे। डायोड के बारे में, सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में सीखेंगे। सेमीकंडक्टर जब फिजिक्स पढ़ने लगेंगे उस समय सीखेंगे। मेनली आज हमें इसी कैपेसिटर के बारे में सीखना है। देख लो कैपेसिटर देखने में रियल में कैसा लगता है। या तुम्हारे फैन में देखते हो कंडेंसर लगा होता है, वही कैपेसिटर है। कोई भी मोटर हो, कोई भी मशीन हो, तो तुम देखते हो कि वहाँ पर भी कैपेसिटर या कंडेंसर जो है लगा होता है। लेकिन जो सबसे पहली बात ये कि आखिर हम लोग कंडेंसर या कैपेसिटर का यूज करते ही क्यों हैं। तुमको बताएं कि एक्चुअली ये जो कैपेसिटर जो तुम देख रहे हो, ठीक है, एक्चुअली ये एनर्जी स्टोरर है या चार्ज स्टोरर है। समझ में आ रही बात। एक कैपेसिटर जो है दो कंडक्टर से मिलकर बना हुआ एक ऐसा डिवाइस है। इसके अंदर दो कंडक्टर होते हैं। ये कैपेसिटर दो कंडक्टर से मिलकर बना हुआ एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट है जो कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, और जब ज़रूरत पड़ा उस चार्ज को, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तुम तक के प्रोवाइड भी कर देता है। सिंपल भाषा में कहें कि कैपेसिटर चार्ज स्टोरर है। चार्ज जो कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरर है। कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर। कैपेसिटर इज ए स्पेशल अरेंजमेंट which can store large amount of energy and release it whenever it is required। जब कभी ज़रूरत पड़ा तो इस एनर्जी को तुम तक के प्रोवाइड भी करता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस जो कम से कम जगह में, कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकता है। इसलिए हमने बोला कि कैपेसिटर इज ए स्पेशल अरेंजमेंट मेड ऑफ बाय टू कंडक्टर्स which can store large amount of energy in a small space and release it whenever it is required। कैपेसिटर एक्चुअली हमें एनर्जी स्टोर करने की आवश्यकता पड़ता ही क्यों है। जैसे कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऐसे हैं जिनको स्टार्ट होने के लिए थोड़ा हाई करंट का आवश्यकता होता है। जैसे फैन की अगर हम बात करें, कंडेंसर लगा होता है। जनरली ये फैन विदाउट कंडेंसर ये 4-5 एम्पियर करंट दे पाता है, जबकि इसको स्टार्ट होने के लिए करंट ज़्यादा चाहिए होता है। अप्रॉक्सीमेट बहुत सारे डिवाइसेस में तो 25 एम्पियर टू 50 एम्पियर तक का ज़रूरत पड़ता है जी। तो कंडेंसर करता क्या है कि पहले से एनर्जी स्टोर रखता है। जब आपने फैन स्विच ऑन किया तो आपको चाहिए ज़्यादा करंट, लेकिन अभी आपको मिल नहीं पा रहा है, तो कंडेंसर क्या कहता है कि हम एनर्जी पहले से स्टोर किए पड़े हैं, उस एनर्जी को
एनर्जी मीन्स चार्ज कह लो, करंट कह लो। तो कहता है कि हम करंट या एनर्जी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे आपका फ़ैन या कोई मोटर या कोई मशीन तत्काल आपका स्टार्ट हो जाता है और पुनः आपका इक्विपमेंट चलने लगा और पुनः तब तक ये एनर्जी स्टोर करके पुनः रख लेता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर तुमको समझाएं कैपेसिटर को लेकर, तुम कैमरा देखते हो, कैमरा जब फोटो क्लिक करते हो तो फ्लैश होता है। कभी तुम सोचते हो कि कैमरा में बहुत छोटा सा बैटरी लगा होता है, लेकिन जब फ्लैश चमकता है तो बहुत तेज़ रोशनी आता है। कभी तुमने सोचा कि आखिर वो तेज़ रोशनी कहाँ से तुमको मिल जाता है? एक छोटी सी बैटरी से इतना हेवी लाइट कहाँ से आ जाता है? एक्चुअली बस कमाल कैपेसिटर का ही होता है। कैपेसिटर अपने पास एनर्जी को पहले से स्टोर रखा हुआ है और वही एनर्जी को यूज हम लोग कर लेते हैं फ्लैश को चमकाने में। बहुत हेवी लाइट तुमको उससे मिलने लगता है। कभी कभी कैपेसिटर का यूज अलग अलग पर्पस में भी करते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कि कैपेसिटर जो है इसी करंट को ब्लॉक करता है। तो अगर कोई डीसी सर्किट है तो डीसी करंट फ्लक्चुएट होते रहता है, उसमें रिपल फैक्टर मिलते रहते हैं। तो उस फ्लक्चुएशन को हटाने के लिए भी हम लोग कैपेसिटर वगैरह का यूज हम लोग करते हैं। लेकिन अभी हम लोग बहुत लर्निंग स्टेज में हैं। अभी हम लोगों को समझना है कि कैपेसिटर दो कंडक्टर से मिलकर बना हुआ एक ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट है जो कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाता है और जब ज़रूरत हुआ उस एनर्जी को आप तक प्रोवाइड भी कर देता है। लेकिन कैपेसिटर के पूरे वर्किंग प्रिंसिपल को हम आपको समझाएंगे अगले वीडियो में कि आखिर कैपेसिटर जो है कैसे कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे स्टोर कर पाता है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होगा इसको समझना। लेकिन वो वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज पहले हमें ये देखना है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर या फिर और कैपेसिटर भी हम कह रहे हैं। एक्चुअली कैपेसिटर क्या है? तो दो कंडक्टर से मिलकर बना हुआ डिवाइस है। इसलिए अगर हम केवल कंडक्टर भी कह रहे हैं तो यहाँ पर कैपेसिटर यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये पूरा चैप्टर हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड टॉपिक ही सीखने वाले हैं। तो हमें ये देखना है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसे बोलचाल की भाषा में केवल हम लोग कैपेसिटेंस भी कह देते हैं। कैपेसिटेंस क्या है? तो हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। जैसा हम बोल रहे हैं कि अगर हम कंडक्टर बोल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कैपेसिटर से भी हो सकता है जी। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर चार्ज ऑन इट। कैपेसिटेंस क्या है? तो इट इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज बाय द कंडक्टर और कैपेसिटर। कैपेसिटेंस जो है किसी कंडक्टर या किसी कैपेसिटर के द्वारा चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को मेजर करता है। जैसे कि हम समझे कैसे, सपोज करो कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, यहाँ पे कोई एक कंडक्टर है, किसी भी कैसा भी दिखा लो, एक कंडक्टर है। फिलहाल इस पे जो चार्ज है वो है 0, अनचार्ज्ड है। स्वाभाविक है पोटेंशियल भी क्या रहा होगा? अभी 0 ही रहा होगा, क्योंकि पोटेंशियल का डेफिनेशन फॉर्मूला तुम देखे हो KQ/R होता है। नो चार्ज नो पोटेंशियल, चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, ये तो हमने पहले से भी सीखा हुआ है। क्लियर? अब सपोज करो कि हमारे पास एक टोकरी में, किसी कंटेनर में ढेर सारा यहाँ पर चार्ज रखा गया है, जो कि इस कंडक्टर से फिलहाल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अब धीमे धीमे हम चार्ज लाकर इस कंडक्टर को देना शुरू कर देते हैं। गए चार्ज इसको दिए, सपोज करो अब इसके पास चार्ज हो गया 2 कूलम। स्वाभाविक है चार्ज बढ़ा तो पोटेंशियल तो बढ़ेगा।
यानी अब सपोज सभी काम यहाँ पर एग्जाम्पल से ही सपोज करो कि हमने इस पे जब चार्ज दिया 2 कूलम, तो इस पर पोटेंशियल फॉर द एग्जाम्पल सपोज करो कि 2 वोल्ट ही हो गया। चार्ज देंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा। फिर चार्ज का एक खेप लेकर चले, इसको 2 कूलम और दे दिए, यानी अब चार्ज हो गया इस पे 4 कूलम। स्वाभाविक है इसका भी पोटेंशियल बढ़कर हो गया कितना, 4 वोल्ट। बढ़ना तो है। अब पुनः चार्ज लेकर और गए और इसको 2 कूलम चार्ज और दे दिया, अब ये हो गया 6 कूलम। स्वाभाविक है इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। अब इसका पोटेंशियल बढ़कर फॉर एग्जांपल ऐसा हमने माना 6 वोल्ट हो गया। क्या ऐसा तो नहीं कि चार्ज हम लाकर इसको देते जाएंगे और एक कंडक्टर कहेगा कि हम उसको स्टोर करते ही चलेंगे? ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि चार्ज लाकर इसे हम देते जाएं और एक कंडक्टर कहे कि उस चार्ज को हम अपने पास स्टोर करते चलेंगे? ऐसा नहीं है। कभी ना कभी एक लिमिटेशन आएगा जिसके बाद एक कंडक्टर कहेगा कि जी अब इससे ज़्यादा हम चार्ज स्टोर नहीं कर पाएंगे। यानी इस कंडक्टर के द्वारा चार्ज स्टोर करने की अपनी एक एबिलिटी है। उस एबिलिटी के बाद वो चार्ज को और ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएगा, और उसी एबिलिटी को हम मेजर करते हैं एक नए टर्म से जिसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस कहते हैं उसे। अगर कैपेसिटेंस का हिंदी वर्ड अगर तुमको बताएं तो इसका हिंदी वर्ड होता है धारिता। एक कैपेसिटेंस का हिंदी वर्ड धारिता, धारण करने की क्षमता, संग्रह करने की क्षमता, स्टोर करने की टेंडेंसी, स्टोर करने की एबिलिटी। समझ में आ रही बात ना? सिंपल भाषा में कैपेसिटेंस क्या होता है? तो हम कहते हैं किसी कंडक्टर अथवा किसी कैपेसिटर के द्वारा चार्ज स्टोर करने की जो टेंडेंसी है, चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है, उसे ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं। जैसा तुम समझ रहे हो कि ऐसा नहीं है कि इसको हम चार्ज ला कर देते रहेंगे और एक कंडक्टर कहेगा कि लो हम उसको स्टोर करते चलेंगे। इनकी भी चार्ज स्टोर करने की अपनी एक मैक्सिमम टेंडेंसी होगी। इसी प्रकार से हम चार्ज को ला कर देते गए 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, 9 कूलम, 10 कूलम दे दिया। और सपोज करो कि 10 कूलम चार्ज पर इसका पोटेंशियल बढ़कर हो गया 10 वोल्ट। ये एग्जाम्पल मेरा है। अब वो स्थिति पहुंच गया है कि अब कंडक्टर कह रहा है, अब चार्ज का एक खेप लेकर और गए, अब कंडक्टर कह रहा है कि जी अब हम चार्ज बिल्कुल भी स्टोर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका लिमिटेशन 10 कूलम तक था। चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी इसके पास 10 कूलम तक था। अब कह रहा है कि अब हम 10 कूलम से चार्ज ज़्यादा अब बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर के द्वारा चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी कितनी है, 10 कूलम। इसका मतलब है कि इस कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 10 कूलम। कैपेसिटेंस कितना है, 10 कूलम। मीन्स 10 कूलम तक चार्ज स्टोर कर पा रहा है। लेकिन आगे चलकर हम बताएंगे कि कैपेसिटेंस का यूनिट कूलम नहीं होता है। लेकिन हाँ, अभी हम रफली कह रहे हैं कि चार्ज कितना स्टोर करा, मैक्सिमम 10 कूलम। तो हम कह रहे हैं कि हाँ इसका कैपेसिटेंस कितनी है, 10 कूलम के बराबर है। एनीवे, अब मतलब हम लोग जो समझ पा रहे हैं कि कैपेसिटेंस का मतलब होता है किसी कंडक्टर अथवा किसी कैपेसिटर के द्वारा चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को मेजर करते हैं। एक फिजिकल टर्म हम लोग लाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटी भी कहा जाता है। एनीवे, हम जैसा यहाँ पर देख रहे हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V बराबर में KQ/R। समझ में आ रही बात? V बराबर में होता है KQ/R। Q और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे हम देख भी रहे हैं कि यहाँ चार्ज हम बढ़ाते जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहे हैं। अच्छा, V यहाँ पर किसको दिखा रहा है, पोटेंशियल को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को? तो हम तो कह रहे हैं कि पोटेंशियल को भी दिखा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी दिखा रहा है, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल इसका कितना था, 0 था। 2 कूलम का चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 2 वोल्ट माइनस 0, 2 वोल्ट होगा। तो समझने की बात है कि V यहाँ पर एट ए टाइम इसके पोटेंशियल को भी दिखा रहा है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को भी दिखा रहा है।
जनरली हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को dV से दिखाते थे या फिर डेल्टा V से दिखाते थे, लेकिन इस पूरे कैपेसिटर चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को V से ही डिनोट करने वाले हैं। ओके, तो V यहाँ पर किसको दिखा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इसके पोटेंशियल को भी दिखा रहा है, या फिर यूँ कह लें कि पोटेंशियल डिफरेंस को भी दिखा रहा है। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म हमको देना ही होता है, और उस कांस्टेंट टर्म को यहाँ पर हम कह रहे हैं C। ओके, और यही C एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इसी C को हम लोग C कोई एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसी C को हम लोग कैपेसिटेंस या कभी कभी कैपेसिटी भी कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ओके, तो जैसे ही हम लोग कैपेसिटर चैप्टर हम लोग ओपन करते हैं, सबसे पहला और सबसे बेसिक फार्मूला जो हम लोगों को मिलता है Q इज इक्वल टू CV, जहाँ Q किसको दिखा रहा है, चार्ज स्टोर्ड बाय द कंडक्टर और कैपेसिटर, C कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, V पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर। Q किसको दिखा रहा है, चार्ज स्टोर्ड बाय द कंडक्टर और कैपेसिटर। बिल्कुल, तो जैसा हमने बोला कि इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना है, तो आपने बोला 10 कूलम, मीन्स 10 कूलम तक चार्ज स्टोर कर पाता है। कैपेसिटेंस का यूनिट कूलम नहीं होता जी, जैसे तुम यहाँ से भी देख सकते हो। अगर यहाँ से अगर हम C इज इक्वल टू देखें तो A हो जाता है Q/V। क्या करो, अगर अब यहाँ से इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो, सपोज करो पुट किया, यदि यहाँ पर V के जगह पर 1 वोल्ट हो तो C इज इक्वल टू हो जाता है Q, C इज इक्वल टू हो जाता है Q, यानी C और Q इक्वल तब होंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो। इससे तो पता चलता है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है। V का टर्म तुम डेनोमिनेटर में देख रहे हो, तो स्वाभाविक है कि जो इसका SI यूनिट होना चाहिए कूलम पर वोल्ट होना चाहिए। SI यूनिट क्या होना चाहिए, कूलम पर वोल्ट होना चाहिए। याद रहे इसका कहाँ लिखा जाए, ऊपर वाला पॉइंट क्लियर है वाला, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। क्लियर है। चलिए कुछ पॉइंट हम और आपको नोट कराते चले। SI यूनिट क्या होना चाहिए कैपेसिटेंस का, ये रहा SI यूनिट, तो ये हो गया चार्ज का कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, तो ये हो गया कूलम पर वोल्ट, या इसी को फैराड कहते हैं। माइकल फैराडे के सम्मान में यूनिट दिया गया है, सिंबल इसको हम F दिखाते हैं। बहुत स्पष्ट है जी कि 1 कूलम पर वोल्ट होता है, 1 फैराड होता है। आगे चलकर हम तुमको बताएंगे कि कैपेसिटेंस का SI यूनिट फैराड तो होता है, लेकिन फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है जी, बहुत बड़ा यूनिट होता है। इसलिए जनरली जो भी हमारे पास कैपेसिटर होते हैं उसका कैपेसिटेंस माइक्रो फैराड में होता है, पिको फैराड में होता है, नैनो फैराड में होता है, क्योंकि फैराड बहुत बड़ा यूनिट है। जैसे कि अभी हम जो एक कैपेसिटर जो दिखा रहे हैं इसका कैपेसिटेंस है 4.7 माइक्रो फैराड। तुम जो भी कैपेसिटर कंडेंसर जो भी तुम जहाँ भी देख रहे होगे, तुम उसके कैपेसिटेंस को चेक करोगे तो तुमको कैपेसिटेंस माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, मिली फैराड में ही तुमको जनरली जो है मिलने वाला है। फिर भी SI यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट, या इसी को हम लोग जो है फैराड कहते हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि कैपेसिटेंस, जैसा लग रहा था कि कैपेसिटेंस का यूनिट होना चाहिए 10 कूलम के बराबर, कूलम नहीं होता है, कूलम पर वोल्ट होता है। इसका मतलब है कैपेसिटेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है। जैसा तुम देख रहे हो कि V का टर्म यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब V कम होने पर कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी जो है ज़्यादा होगा। थोड़ा सा हम इस चीज़ को तुमको समझाएं कि
क्या वाकई में जो है पोटेंशियल डिफरेंस कम होने पर चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी जो है ज़्यादा होना चाहिए? केयर करो। सपोज करो कि हमारे पास यही कोई कंडक्टर है, इसको हम चार्ज का खेप लाकर देते चले गए, पोटेंशियल बढ़ता चला गया। एट ए टाइम मान के चलो कि अभी इस पे चार्ज हमने कितना दे दिया है, Q, और माना कि इस चार्ज पर इसका पोटेंशियल कितना है, V। क्लियर? अब वही कहानी, एक टोकरी हमारे पास, कोई कंटेनर है, इसमें ढेर सारे चार्ज रखे गए हैं, इसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा गया है। आपको पता है इनफाइनाइट पर पोटेंशियल होता है 0। बहुत बढ़िया। यहाँ पर पोटेंशियल तुम्हारा कितना है, 0। हमने सीखा हुआ है कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल होता है 0। तो हम चार्ज Q दे चुके हैं और इस चार्ज पर इसका पोटेंशियल कितना है, V है। अब हम चार्ज का एक छोटा सा खेप और ला रहे हैं, एक छोटा सा चार्ज का खेप और ला रहे हैं, एक Q अमाउंट का चार्ज ला रहे हैं इसको देने के लिए। ओके, बहुत बढ़िया। तो इस चार्ज को जब हम लाएंगे तो हमें तो वर्क करना पड़ेगा। समझो हम क्या बोल रहे हैं। हम यहाँ से चार्ज का एक छोटा सा टुकड़ा Q यहाँ से लेकर चले इनफाइनाइट से, और इसको देना है मेरे को, तो हमें तो वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कितना करना पड़ेगा? याद करो हमने सीखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उस समय, ठीक है उस समय हम डेल्टा भी से दिखा रहे थे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है याद करो, तो होता है वर्क डन फ्रॉम, अगर तुमको याद आ रहा हो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते थे ए और बी के बीच, तो वर्क उल्टा होता था B2A बाई Q0। उस समय Q0 बोलते थे टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को तुम मूव कराते हो उससे डिवाइड करना होता है। चलो, तो हम यहाँ से A to B, A के रूप में देखो, यह इन्फिनिटी से इस कंडक्टर को ला रहे हैं A के रूप में। पहली बात कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर हम सिंपल केवल V से दिखा रहे हैं। ओके, अच्छा, A to B, A के रूप में हमारा कौन है, इन्फिनिटी टू कंडक्टर, तो वर्क, अच्छा ऐसा लिखते हैं, कंडक्टर टू इन्फिनिटी, पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर टू इन्फिनिटी। तो वर्क होना चाहिए इन्फिनिटी टू कंडक्टर बाई Q, यही होना चाहिए। तो इसको सिंपली हम एक तरीके से भी ही कह दें, नोटेशन में ज़्यादा न उलझे, अच्छा है। तो हम कह रहे हैं कि हमने सीखा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाई चार्ज, इसलिए वर्क डन क्या होगा, तो ये हो जाएगा QV। बहुत सिंपल नोटेशन में चले। तो अगर हम चार्ज का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर हम चले इस कंडक्टर को देने के लिए, तो वर्क हमें करना पड़ेगा इतना। स्वाभाविक है जो वर्क है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है, या फिर कह लो कि इसका जो पोटेंशियल उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो 0 है, तो भी यहाँ पर इसके पोटेंशियल को भी दिखा रहा है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को भी दिखा रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो वर्क डन है इसके पोटेंशियल, या यूँ कहे कि पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल इसका पहले से जितना कम होता, समझो हम क्या बोल रहे हैं, इस कंडक्टर का पोटेंशियल जितना कम होता हमें कम वर्क करना पड़ता। अगर इसका पोटेंशियल पहले से ज़्यादा होता तो इस चार्ज के छोटे से टुकड़े को यहाँ तक लाने में हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ जाता। तो ज़्यादा वर्क करना पड़ता का इसका मतलब ये हुआ कि इसमें चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी थोड़ा कमज़ोर पड़ता। समझो हम क्या बोल रहे हैं, केयर करो इस बात को। अगर इसका पोटेंशियल पहले से कम होता तो हमें कम वर्क करना पड़ता, ईजिली हम इस चार्ज के खेप को लाकर इससे हम दे देते। स्वाभाविक है कि चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी ज़्यादा होता, लेकिन अगर इसका पोटेंशियल, इस कंडक्टर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि स्टोर करने की एबिलिटी तो घट रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस कंडक्टर का पोटेंशियल भी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है। समझो इस बात को, कह रहे हैं कि पोटेंशियल जितना कम होगा कम वर्क करना पड़ेगा,
इजिली हम चार्ज को अवेलेबल करा पाएंगे, इजिली कंडक्टर जो है उसको स्टोर कर पाएगा। तुम इस इक्वेशन में भी देख रहे हो कि भी का टर्म डेनोमिनेटर में है, भी कम होगा, पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, मतलब वो कंडक्टर इजीली जो है चार्ज को स्टोर कर पाएगा। इसलिए तुमको समझना चाहिए कि इसलिए कैपेसिटेंस का यूनिट कूलॉम नहीं बल्कि कूलॉम पर वोल्ट होता है। यानी कैपेसिटेंस इस कंडक्टर अथवा कैपेसिटर, हालांकि कैपेसिटर हम लोग आगे सीखेंगे, के पोटेंशियल डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है। हमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है तो हमने एक सिंपल तरीका कहा कि कैपेसिटेंस क्या है, तो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज बाय द कंडक्टर और कैपेसिटर। चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है, चार्ज स्टोर करने की टेंडेंसी है, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है। एक तरीका कैपेसिटेंस को डिफाइन करने का, क्या ऐसे नहीं हो सकता है क्या? जैसा हम देख रहे हैं कि यदि यहाँ पर V का मान 1 वोल्ट होता, मतलब यदि हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट से रेज कर दें, इंक्रीज कर दें, तो स्वाभाविक है चार्ज देना पड़ेगा। समझो हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि इस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल को अगर 1 वोल्ट से रेज करना है तो चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा, तो जो चार्ज होगा वही इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस हो जाएगा। भी 1 वोल्ट यहाँ पर अगर पुट किया तो हम देख रहे हैं कि C और Q आपस में बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ क्या कि इस कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट से रेज करने पर जो चार्ज का जो रिक्वायरमेंट होगा वही उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस होना चाहिए। बोल सकते हैं इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या कंडक्टर इज डिफाइंड as the charge required to raise its potential through 1 volt। किसी कंडक्टर अथवा कैपेसिटर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट से राइज करने के लिए जो चार्ज का रिक्वायरमेंट है वही उस कंडक्टर अथवा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होना चाहिए। तो कैपेसिटेंस को डिफाइन करना तो एक टर्म जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ conductor is defined as the charge required to raise its potential through 1 volt। क्लियर? या एक तीसरा अंदाज ये भी हो सकता है सिंपल, C क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, द चार्ज स्टोर्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, या चार्ज स्टोर्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो है। इसलिए कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज अ सिंपल रेशियो ऑफ द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर और कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, या चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये भी एक तरीका हो सकता है। अब रही बात कि किसी ने पूछा कि जरा बताइए कि कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा। चलिए निकाल लेते हैं। C इज टू Q बाई V, यही हुआ। तो C का डायमेंशन मीन्स Q का डायमेंशन बाई V का डायमेंशन, Q का डायमेंशन 80। ओके, एक के जगह पर कैपिटल I लिखने का भी रिवाज है। ये पोटेंशियल का डायमेंशन याद है तो ठीक, नहीं याद है तो निकाल लिया जाए। कितने का पोटेंशियल, कितने का डायमेंशन हम लोग याद रखेंगे, सबका डायमेंशन तो हम लोग याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन हाँ निकालना आसान होता है। याद है तो डायरेक्ट यूज करो, नहीं तो चलो भाई V बराबर में क्या होता है, W बाई Q। ठीक है, तो V का डायमेंशन, W का डायमेंशन, Q का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन तो याद होगा ml2 T-2। ठीक है, चार्ज का 80। चलिए अब इसको यहाँ उठा के ले आओ। अब ये हो गया ml2 T-2, 80 चला जाएगा ऊपर, 80 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो गया, सेट कर लो। ये हो जाएगा m-1 l का पावर -2, ओके 84 और a मिलकर a²। लीजिए तो डायमेंशन भी हो गया है। C यहाँ पर एक कैपेसिटेंस, C जो है एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। और याद रहे कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज, शेप
एंड साइज ऑफ कंडक्टर। याद रहे, किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है उस कंडक्टर के शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा। स्वाभाविक है, कंडक्टर का साइज अगर बड़ा है तो इसमें चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी भी ज़्यादा होगा, साथ में शेप पर भी डिपेंड करता है। आगे हम लोग सीखेंगे इस चीज़ को। और एक फैक्टर और जिस पर डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम पर भी डिपेंड करता है। जैसे तुम यहाँ पर देख रहे हो भी है, तो भी क्या होता है, Q/4πε0 R। समझ में आ रही बात ना? तो कहीं ना कहीं नेचर ऑफ मीडियम पर भी डिपेंड करता है। याद रहे, कंडक्टर का, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उस कंडक्टर के सेपरेट साइज पर डिपेंड करेगा, साथ में मीडियम के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। यानी फाइनल जो मेरा निष्कर्ष क्या है, किसी कंडक्टर अथवा किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है एक्चुअली उसके द्वारा चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को दर्शाता है जी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होगा। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, चाहे हॉलो चाहे सॉलिड, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, सपोज करो कि इसका रेडियस है r और इस पे हम +q अमाउंट का चार्ज हम इसको दिया। स्वाभाविक है, चार्ज जो देंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हॉलो स्फीयर है तो केवल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सॉलिड स्फीयर है तो अंदर बाहर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। q अमाउंट का चार्ज हमने इसको दे दिया और सपोज करो कि इस चार्ज पर इस कंडक्टर का पोटेंशियल है भी, ऐसा हमने माना। हमने गॉसेस थ्योरम में इस बात को सीखा हुआ है कि हॉलो स्फीयर हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो, ठीक है, चार्ज सेंटर पे सेंटर्ड है ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं होता है। गॉसेस थ्योरम में हमने सीखा हुआ है। तो हम तुमसे ये कहें कि जरा बताइए कि सरफेस पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, कितना है भी, क्या होना चाहिए, ये होगा 1/4πε0 Q/r। हाँ, तुम चाहो तो सिंपल इसी को के लिख देते हैं। इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं सब पर पोटेंशियल भी ही होगा, सेम होगा। इसका मतलब है कि ये सरफेस कहीं ना कहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होगा, हम यही तो जानना चाह रहे थे। अभी आपने फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस हम कह सकते हैं कि C = होता है Q/V। बहुत बढ़िया। Q भी की जगह पे वैल्यू रखा जाए 1/4πε0, ये हो गया Q/r। बड़े आराम से Q मर गया, इसलिए C = हो गया, एक टर्म ऊपर जाएगा 4πε0r, और ये फॉर्मूला आ चुका है। ये स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला आ रहा है 4 कांस्टेंट टर्म, पाई कांस्टेंट टर्म, ε0 कांस्टेंट टर्म। हाँ, रेडियस कांस्टेंट टर्म नहीं है, रेडियस कम ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है जी कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी रेडियस जितना ज़्यादा होगा, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी मतलब कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तुम वैसे भी समझ सकते हो, अगर तुम्हारे घर में छोटा अलमीरा है तो तुम कम सामान को स्टोर करा पाते होगे, बड़ा अलमीरा है तो ज़्यादा सामान को स्टोर करा पाते होगे। उसी प्रकार से छोटो का अगर तुम्हारे पास छोटा स्फीयर है तो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी मतलब कैपेसिटेंस भी कम होगा। रेडियस बढ़ा देंगे मतलब साइज बढ़ गया, जैसा भी हमने बोला कि साइज पर डिपेंड करता है। तो अगर रेडियस बढ़ गया तो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी भी तो बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगा।
इसलिए तुमको याद रखना चाहिए कि कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। रेडियस ज़्यादा होने पे कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा। हाँ, अगर इस चीज़ को हम यहाँ से देखें तो एक फॉर्मेट में और लिख सकते हैं। इसके जगह पर लिख सकते हैं 1/k और ये r बना हुआ है, थोड़ा और सजा के लिखो तो c बराबर में हो जाता है r/k। चाहे इसको याद रखो चाहे इसे याद रखे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्या है, क्या करो अर्थ का रेडियस होता है कितना? अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर हम तुमसे कहें ये अर्थ है, अर्थ को हम लोग जनरली अप्रॉक्सीमेट स्फेरिकल मोड में ही लेकर चलते हैं। ये अर्थ का रेडियस इतना होता है। हम तुमसे कहें कि इस अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, क्या बोले, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना होना चाहिए। फॉर्मूला है C = R/K। R 6.4 इंटू 10⁻6, ओके, K 9 इंटू 10⁻9। और इसको रखकर जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये तुम्हारा फैराड में आ रहा है, ये आ जाएगा आई थिंक 0.711 इंटू 10⁻³ फैराड, या यूँ कहें कि 711 माइक्रोफैराड होना चाहिए। चेक कर ले, यही होना चाहिए। डेटा अगर मेरे को मिल जाए तो अर्थ का आई थिंक यही होना चाहिए। एनीवे चेक कर लीजिएगा आप लोग, आई थिंक यही आता है। 711 माइक्रोफैराड अर्थ का कैपेसिटेंस होगा। सोच लो, अर्थ का कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड, 1 फैराड से बहुत 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 कम। इसलिए हमने बोला कि 1 फैराड जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है। अर्थ का रेडियस इतना ज़्यादा 6400 किलोमीटर, इसके बावजूद भी उसका कैपेसिटेंस 1 फैराड नहीं हो पाया, माइक्रो फैराड में है, समझ सकते हो। इससे पता चलता है कि फैराड जो है बहुत बड़ा यूनिट है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपको करा दिया जाए। ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी स्फेरिकल। अच्छा बिल्कुल, ये तो हमने कर दिया इसको, ये अर्थ का कैपेसिटेंस आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर कैरिंग ए चार्ज 27। क्वेश्चन है ऐसे हमारे पास 27 ड्रॉप्स है, मान लो कि यही 27 हो गया, ठीक है। इनका ईच का रेडियस हम स्मॉल r ले रहे हैं। ईच का रेडियस कितना है, स्मॉल r, क्लियर है। और स्मॉल r की जानकारी है कितना है, 3 मिलीमीटर। 27 ड्रॉप्स ऐसे थे, ईच का रेडियस 3 मिलीमीटर है, ओके। और कैरिंग ए चार्ज, सपोज करो कि इन सब पे चार्ज है स्मॉल q, और ए है चार्ज है 10⁻⁻12 कूलम। 27 ड्रॉप्स हमारे पास, छोटे छोटे ड्रॉप्स, ईच का रेडियस 3 मिलीमीटर है और ईच पर जो चार्ज है 10⁻12 कूलम है। और अब क्या करा हमने कि इन सबको मिला के एक बड़ा ड्रॉप बना लिया, इन सबको मिलाकर एक, यही हमारा बिगर ड्रॉप हो गया, बिगर ड्रॉप हो गया। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप
फाइंड द कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। इस बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा ये भी बताइए, पोटेंशियल कितना होगा ये भी बताइए। अब क्वेश्चन स्पष्ट है। 27 ड्रॉप्स छोटे छोटे थे, ईच का रेडियस 3 मिलीमीटर था, ईच पर चार्ज इतना था 10⁻12 कूलम। सबको हमने मिला दी, एक बड़ा सा ड्रॉप बना दी। इस बड़े से ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होगा ये भी बताइए, और पोटेंशियल कितना होगा ये भी बताइए। सबसे पहले तुम मेरे को ये बताओ कि इस बिगर ड्रॉप पे टोटल चार्ज अगर हम मान लें कि कैपिटल क्यू है, ऐसा माना कि इस बिगर ड्रॉप का टोटल चार्ज कितना है, क्यू, कैपिटल क्यू। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, तो स्वाभाविक है कि एक टोटल चार्ज यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 क्यू। ऐसे 27 ड्रॉप्स को मिला दिया, इस पर चार्ज स्मॉल क्यू है, ये सब मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना रहा है, तो स्वाभाविक है कि बड़े ड्रॉप पे चार्ज कितना होना चाहिए 27 क्यू। चार्ज कंजर्व रहता है, इस बात को ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। और माना कि इस बड़े ड्रॉप का रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है, छोटे वाले जो स्मॉलर ड्रॉप थे उसका रेडियस स्मॉल आर लिए हैं, बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर लिए। अच्छा, तुम एग्री करते हो क्या कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, इसका वॉल्यूम और इस 27 ड्रॉप का वॉल्यूम ये इक्वल होने चाहिए। तो इसमें एक का वॉल्यूम कितना होगा 4/3, या पहले ऐसे लिख ही देते हैं 27 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ऐसा होना चाहिए। बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, 27। स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल आर का होल क्यू। ये बड़े आराम से कटेगा, ये आर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 आर क्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर का होल क्यू, ये हो गया 3 आर का होल क्यू। कंपेयर करें, इसलिए कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 आर। स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच का रिलेशन आ चुका है। 3 स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर मतलब हो गया 9 मिलीमीटर, मतलब हो गया 9 × 10⁻³ मीटर। यानी स्पष्ट है कि इस बड़े ड्रॉप का रेडियस आ चुका है 9 × 10⁻³ मीटर। चलिए, हमें बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस चाहिए, स्फेरिकल मोड में है। कैपेसिटेंस क्या होगा R/K, एग्री करते हो? स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है? तो कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप, कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप C इज इक्वल टू हो जाएगा R/K, या तुम इसको भी लेकर चल सकते हो 4πε0r, कोई दिक्कत नहीं। तो C R/K, R का वैल्यू 9 × 10⁻³ K का वैल्यू फिक्स 9 × 10⁻9 कट गए, ये हो गया 10⁻12, ऊपर जाएगा तो -9 -3 -12 हो जाएगा। तो ये फैराड हो, ऐसा ही वैल्यू सब लेकर चला गया है। तो एक आंसर तो ये हो गया, या तुम इसी को चाहो तो लिख सकते हो 1 पिको फैराड, पिको को हटाओगे तो 10⁻12 आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस पूछा था वो भी निकल गया। तो कह रहा है कि अब इस बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल निकालने के लिए तो तुम्हारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ऐसे भी कह सकते हो कि टोटल चार्ज हम यहाँ Q यहाँ पर सेंटर्ड ऐसा मान सकते हैं, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा क्या KQ/R, इस पॉइंट पर पोटेंशियल KQ/R कैपिटल R हो जाएगा। तुम चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर एक तरीका और है, क्योंकि चूंकि Q बराबर में क्या होता है CV, इसलिए V बराबर में क्या होगा Q/C। Q मतलब क्या 27Q, C एग्री करते हो? तो 27Q था 10⁻12,
स्मॉल क्यू। सी अभी निकला है 10 के पावर -12, ये भी कट गया, ये कितना आ गया 27 वोल्ट। तो ये आपका यहाँ पे निकल जाता है। और एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे। चल क्लियर है, सिंपल। कैपेसिटेंस क्या है? तो किसी कंडक्टर अथवा किसी कैपेसिटर के द्वारा चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी, जो टेंडेंसी, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं जी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन तुम यहां पर देख रहे हो कि बाई व्हाट फैक्टर डज द कैपेसिटेंस ऑफ ए मेटल स्फीयर इंक्रीजेज इफ इट्स वॉल्यूम इज ट्रिपल्ड। मान लो हमारे पास कोई एक मेटल, ये मैटर नहीं रखता कि मेटल है नॉन मेटल है, कोई हमारे पास एक स्फीयर है। सपोज करो कि अभी इसका वॉल्यूम कितना है V1, कैपेसिटेंस कितनी है C1। अब कह रहा है कि अगर इसके वॉल्यूम को हम ट्रिपल कर दें तो कैपेसिटेंस कितना टाइम्स से इंक्रीज कर जाएगा। अब हम इसके वॉल्यूम को ट्रिपल कर दिया, यानी V2 कितना हो गया 3V1। सपोज करो कि इसका कैपेसिटेंस कितनी है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि इसके वॉल्यूम को हम 3 गुनी बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस कितने फैक्टर से बढ़ जाएगा, कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है कि हमें चाहिए C2/C1, यही चाहिए। अरे भाई जिसे कंपेयर करना है उसको ऊपर, जिनसे कंपेयर कराना है उसको नीचे रखते हो, तो हमें चाहिए C2/C1 का वैल्यू। ठीक है, तुम बताओगे कि C1 बराबर में क्या होना चाहिए। सपोज करो कि इसका रेडियस कितनी है R1 और सपोज करो कि इसका रेडियस कितनी है R2, तो C1 बराबर में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए R/K1, सॉरी R1/K, और ए होना चाहिए R2/K। ऐसा ही कुछ होना चाहिए क्या? बिल्कुल। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस आपने देखा, तो C2/C1 क्या हो जाएगा R2/K, ये हो गया R1/K, ये हो जाएगा R2/R1। अब जरा केयर करो कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3πRQ। यहाँ से RQ कितना हो जाएगा, तो 3V/4π, इसलिए R कितना हो जाएगा, तो 3V/4π का ये हो गया 1/3। इसलिए अगर हम तुमसे कहें इस पे सेट करें R1, ये कितना हो जाएगा 3V1/4π का 1/3। इस R के जगह पर अगर हम R2 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3V2/4π का 1/3। इस रिलेशन पे हमने दोनों स्फीयर के लिए हमने इसको फिट कर दिया। एग्री करते हो? R2 3V2 ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, बाई R1 ये वैल्यू यहाँ पर हम ले आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, पावर से में इसको एक में ही कर सकते थे, और 3/4π ये कैंसिल, तो ये हो गया C2/C1 इज इक्वल टू, समझ में आ रहा, दोनों को पावर सेम है तो उसको एक में कर दिया, और ये 3/4π कट गया, तो V2/V1 का पावर कितना हो गया 1/3, लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। इस V2 की जगह पर क्या लिखा जाए 3V1, इस V2 की जगह पर क्या लिखा जाए 3V1। V1 बना हुआ है, पावर बना हुआ है, V1 से V1 कट गया, तो ये कितना हो जाता है, क्या बचे केवल 3 का पावर 1/3। अब निकालो साइंटिफिक कैलकुलेटर या फिर लॉग टेबल का यूज करके, इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 1.44। समझ में आ रही है बात? इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.44, इसका मतलब अगर क्रॉस करें तो C2 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 उधर चला जाएगा 1.44 C1। यानी हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि स्फीयर था, अगर उसके वॉल्यूम को हम ट्रिपल कर दें तो कैपेसिटेंस कितना टाइम से बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय 1.44 टाइम्स दैन प्रीवियस केस। क्लियर है? तो आज हम लोग कैपेसिटर चैप्टर को आगाज किए हैं, जिसमें हमने
आपको पता है कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम दो कंडक्टर से मिलकर बना हुआ एक ऐसा डिवाइस है या ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट है जिससे हम कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करा पाते हैं। साथ में कैपेसिटेंस को हमने दिखाया। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैपेसिटर आखिर कैसे क्यों कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करने में सक्षम हो पाता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगला वीडियो। तो बहुत जल्द हम लोग मुलाकात करेंगे क्योंकि अगला वीडियो बहुत अहम कैपेसिटर के अंदर की कहानी को बताएंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को हम लोग स्टोर करा पाते हैं। तो बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।